सॉल्ट एनालिसिस, लवण विश्लेषण। ये वाला जो चैप्टर है ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, प्रायोगिक रसायन का एक भाग है ये। तो किसी भी जैसे लवण का अपन विश्लेषण करते हैं, सॉल्ट एनालिसिस करते हैं, तो दो तरह का विश्लेषण किया जाता है। एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। हिंदी में कहें तो क्वालिटेटिव यानी उसका गुणात्मक विश्लेषण, उसके गुणों का अध्ययन, और दूसरा किया जाता है उसका भारात्मक, क्वांटिटेटिव यानी उसका भारात्मक आकलन, मात्रात्मक आकलन। तो जैसे कोई भी लवण की बात करें अगर अपन, सॉल्ट की बात करें अपन, तो दो बातें पता करनी है। एक तो भाई ये जो सॉल्ट या लवण है, हो सकता है मिश्रण भी ले लें अपन दो तीन लवणों का, वो कौन कौन से पदार्थों से बना है, उन पदार्थों को या मूलक बोलते हैं, रेडिकल। तो उनकी पहचान करनी है। तो वो तो हो गया इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी गुणात्मक विश्लेषण। और दूसरा जो लवण है उसमें जो पदार्थ है उसकी मात्राएं कितनी है, उनका अनुपात कितना है, तो वो कौन सा हो गया उसका भारात्मक आकलन, वो हो गया उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो दो तरह का अपन लवण विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण मतलब उसका लवण का बारे में पता लगाना कि कौन कौन से पदार्थ हैं और क्या क्या मात्राएं, उसका एनालिसिस करना। दो तरह का लवण विश्लेषण करते हैं। पहला क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब उसकी क्वालिटी पता करना, उसके गुणों के बारे में पता करना, उनकी पहचान करना, किन किन मूलकों से बना हुआ है लवण, उन मूलकों का पता लगाना, उनकी पहचान करना। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस को हिंदी में कहते हैं गुणात्मक विश्लेषण। और दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मात्रात्मक या भारात्मक आकलन। तो इसमें तो क्वालिटी पता कर रहे हैं और यहाँ क्या पता करेंगे, उसका मात्रा का पता करेंगे। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए तो आप पढ़ते हो, जैसे चैप्टर है ना एक, कौन सा, रेडॉक्स पार्ट 2, रेडॉक्स पार्ट 2, उसमें आपने पढ़ा होगा क्या, टाइट्रेशन पढ़े होंगे आपने, अनुमापन। तो ये भारात्मक आकलन के लिए तो क्या करते हैं अपन, इनका अनुमापन करते हैं। तुल्यांक का नियम लगाते हो ना, दो पदार्थ जब रासायनिक क्रिया करते हैं तो उनके तुल्यांक बराबर कर देते हो, N1 V1 बराबर N2 V2, तो वहां से पता कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट तो वहां पढ़ेंगे रेडॉक्स पार्ट 2 में, और ये वाला पार्ट अपन यहीं पढ़ेंगे, गुणात्मक विश्लेषण। तो किसी लवण का अपन यहां करेंगे गुणात्मक विश्लेषण।
क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो किसी लवण का गुणात्मक विश्लेषण यानी वो लवण को बनाने वाले मूलकों की जो पहचान करते हैं उसके लिए कुछ गुणों का प्रयोग करते हैं पहचान करने के लिए। कौन कौन से गुणों से पहचान करते हैं? पहला गुण, भौतिक गुणों से उसकी पहचान करते हैं। कौन कौन से भौतिक गुणों से पहचान करते हैं? एक तो रंग परिवर्तन द्वारा, रंग परिवर्तन के द्वारा पहचान करते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करा के देखते हैं और उसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ है तो उससे देखते हैं। दूसरा, जो बनने वाला उत्पाद है उसकी गंध की पहचान करके, उत्पाद की गंध द्वारा जो उत्पाद बना है, प्रोडक्ट बना है, उसकी स्मेल पहचानने की कोशिश करते हैं। तीसरा, विलेयता के द्वारा कि पहले सपोज करें वो घुलनशील है, बाद में अघुलनशील उत्पाद बन गया, या पहले अघुलनशील है फिर वो घुलनशील हो गया, तो विलेयता के द्वारा पहचानते हैं। तो रंग परिवर्तन, गंध, विलेयता, ये कुछ भौतिक गुण हैं। भौतिक अवस्था द्वारा भी पहचान करने की कोशिश करते हैं। कोई गैस बन रही है, ठोस है या द्रव है, तो ये कुछ गुण हैं जिनका प्रयोग करते हैं गुणात्मक विश्लेषण में। यानी किसी लवण में जो बनाने वाले उसके मूलक हैं उनकी पहचान करने के लिए, उसका गुणात्मक विश्लेषण करने के लिए कुछ गुणों का प्रयोग करते हैं, जिनमें से मैंने कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ लिखी हैं। रंग परिवर्तन द्वारा, उत्पाद की गंध द्वारा, विलेयता द्वारा, भौतिक अवस्था में परिवर्तन द्वारा या भौतिक अवस्था द्वारा। किसी लवण के दो भाग होते हैं। किसी लवण के दो भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक उसका ऋणात्मक भाग, ये ऋणात्मक जो भाग होता है ना लवण का, ये उसके के अम्ल से आता है। लवण जब बनाते हैं ना तो अम्लोक्षार की क्रिया से, उदासीनीकरण क्रिया से लवण बनते हैं। तो लवण का जो ऋणात्मक भाग होता है वो अम्ल के द्वारा आता है, तो इसलिए इसको अम्लीय मूलक कहते हैं। जो ऋणात्मक भाग होते हैं वो अम्लीय मूलक कहलाते हैं, जैसे कार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट आदि। तो अम्लीय मूलक क्यों कहते हैं इसको? कि जब लवण बनता है उदासीनीकरण क्रिया से, अम्लोक्षार की से, तो ये भाग जो है उसके अम्ल वाले पार्ट से आता है, अम्ल से आता है। और दूसरा भाग होता है इसका धनात्मक भाग, ये क्षार से आता है। जब लवण बनता है उदासीनीकरण क्रिया में तो ऋणात्मक भाग तो अम्ल से आता है और धनात्मक भाग क्षार से आता है, तो इसको कहते हैं क्षारीय मूलक। बेसिक रेडिकल कहलाता है।
अम्लीय मूलक को एसिडिक रेडिकल और क्षारीय मूलक को बेसिक रेडिकल कहते हैं। जैसे कोई भी धनात्मक भाग ले लो, Na+, Ca, Sn, Cu, ये सब क्षारीय मूलक कहलाएंगे। यानी जो मूलक हैं ये दो प्रकार के हो गए। अंग्रेजी में मूलक को क्या कहते हैं? रेडिकल। इसका अंग्रेजी शब्द है रेडिकल। ये भी रेडिकल। तो जैसे अम्ल क्षार क्रिया करा के देख लेते हैं। कॉपर हाइड्रोक्साइड क्षार है ये, H2SO4 अम्ल है। उदासीनीकरण क्रिया करा दो, कॉपर सल्फेट प्लस H2O, ये बन गया लवण। इसका ये देखो धनात्मक भाग कहां से आया है? क्षार से। तो ये क्या हो गया? क्षारीय मूलक। और इसका ऋणात्मक भाग कहां से आया है? अम्ल से। तो ये हो गया अम्लीय मूलक। तो इस तरह से कोई भी लवण जो है इसको दो भागों में अपन बांट सकते हैं, ऋणात्मक धनात्मक। ऋणात्मक भाग यानी अम्लीय मूलक और धनात्मक भाग यानी क्षारीय मूलक। तो इस लवण की जैसे किसी की पहचान करनी है तो दोनों को पहचानना पड़ेगा, इस धनात्मक भाग को भी और इस ऋणात्मक भाग, दोनों की पहचान करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये कॉपर सल्फेट है। दोनों मूलकों को आप पहचान लोगे, दोनों का परीक्षण कर लोगे, तब आपको मालूम चलेगा कि ये कॉपर सल्फेट है। तो सबसे पहले अपन अम्लीय मूलकों की पहचान करते हैं। किसकी पहचान करते हैं? अम्लीय मूलकों की। कारण क्या है? क्योंकि कुछ अम्लीय मूलक ऐसे हैं जो क्षारीय मूलकों का जब परीक्षण करते हैं, उसमें मैं आपको वर्गीकरण बताऊंगा। वर्ग अलग अलग वर्गों में बांटा है क्षारीय मूलकों को। तो तृतीय वर्ग या द्वितीय वर्ग के बाद तृतीय वर्ग आएगा। तो तृतीय वर्ग और उसके बाद वाले वर्गों में ये अगर मूलक हैं अम्लीय मूलक, तो उसमें कुछ परेशानी डालते हैं, रुकावट डालते हैं। तो उनको पहचान के पहले अलग करना पड़ता है, जिन्हें बाधा मूलक कहते हैं। तो अम्लीय और क्षारीय मूलकों में पहले किसका परीक्षण करते हैं? अम्लीय मूलकों का, ऋणात्मक भाग का। क्यों? क्योंकि कुछ ऋणात्मक भाग जो हैं, कुछ ऋणायन जो हैं, कुछ अम्लीय मूलक जो हैं, वो क्षारीय मूलकों के परीक्षण में तृतीय वर्ग और उसके बाद रुकावट डालते हैं। तो इनको पहचानना पहले जरूरी होता है और इनको पहचान करके उसमें से अलग करना भी जरूरी होता है। इनको कहते हैं बाधा मूलक, इंटरफियरिंग रिएजेंट। अम्लीय मूलकों का परीक्षण क्षारीय मूलकों से पहले करते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ अम्लीय मूलक जैसे बोरेट,
फ्लोराइड, ऑक्सैलेट और फॉस्फेट, ये चार ही हैं। ये जो अम्लीय मूलक हैं, कुछ अम्लीय मूलक क्षारीय मूलकों के परीक्षण में हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तृतीय समूह के बाद अब आप कहोगे कि समूह तृतीय के बाद या तृतीय समूह के बाद ही क्यों रुकावट डालते हैं? तृतीय समूह और उसके बाद या द्वितीय समूह के बाद, ऐसा लिख दो। ये सेकंड ग्रुप के बाद ही क्यों रुकावट डालते हैं? क्योंकि सेकंड समूह तक मामला क्या रहता है, विलयन का माध्यम क्या रहता है, अम्लीय, और ये दुर्बल अम्ल है तो इनका अवक्षेप नहीं बनता या ये उस विलयन में प्रकट नहीं होते, समायनी प्रभाव लग जाता है अगर आयनिक इक्विलिब्रियम पड़ा हो तो। ये दुर्बल अम्ल है, अम्लीय माध्यम के लिए वहां HCl रहता है, वो प्रबल अम्ल है, इनको नहीं आयनित होने देता। जैसे ही तृतीय वर्ग पर आते हैं, माध्यम क्षारीय होता है, विलयन में क्षार मिलाना पड़ता है। क्षारीय विलयन में इनका आयनन ज्यादा होने लगता है, ज्यादा मात्रा में ये बनने लगते हैं और कुछ क्षारीय मूलक इनके साथ अवक्षेप बनाना वहां स्टार्ट कर देते हैं। उसी से परेशानी आती है। अवक्षेप जिसका बनाना है उसी का बनना चाहिए, ऐसा नहीं किसी का भी अवक्षेप बन गया तो फिर अपन कैसे पहचानेंगे। तो ये द्वितीय समूह के बाद माध्यम क्षारीय हो जाता है, तब ये परेशानी डालते हैं। तो ये क्षारीय मूलकों के परीक्षण में सेकंड समूह के बाद रुकावट डालते हैं। इन्हें बाधा मूलक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं अपन? बाधा मूलक कहते हैं। और इन बाधा मूलकों को पहचान करके और पहले अलग किया जाता है, तब आगे क्षारीय मूलकों का परीक्षण किया जाता है। अगर ये हैं तो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पहचान करोगे तभी तो इनको अलग करोगे, नहीं तो कैसे अलग करोगे। तो अतः इनको पहचान कर पहले इनको अलग किया जाता है और फिर क्षारीय मूलकों का परीक्षण किया जाता है। तो इसलिए पहले अम्लीय मूलकों का परीक्षण करते हैं। अब अम्लीय मूलक भी बहुत सारे हैं, ऋणायन तो बहुत है ना, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड। तो इनको पहले आपको पहचानना पड़ेगा और पहचान के इनको अलग करना पड़ेगा, तब आप अम्लीय मूलकों का परीक्षण कर पाएंगे। तो इनका वर्गीकरण है। वैसे तो कोई सिस्टेमेटिक या कोई वर्गीकरण ऐसा नहीं है कि इसका कोई आधार हो, फिर भी कोई अम्लीय मूलकों को वर्गीकृत किया गया है। अम्लीय मूलकों का वर्गीकरण। वैसे तो इस वर्गीकरण का कोई आधार नहीं है और ये आपको हो सकता है अलग अलग बुकों में कुछ अलग अलग मिल जाए, फिर भी एक वर्गीकरण जो कॉमन है उसे अपन यहाँ पढ़ लेते हैं। तो अम्लीय मूलकों को दो जो है
ग्रुप में बांटा गया है। तो समूह ए इस समूह में उन अम्लीय मूलकों को रखा गया है जो अम्लों के साथ कोई गैसीय उत्पाद बनाते हैं। इस समूह में उन मूलकों को रखा गया है जो अम्लों के साथ कोई गैसीय उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, अब इनको भी दो जो है उप समूहों में बांटा गया है। उप समूह फर्स्ट, इस उप समूह फर्स्ट में कौन से मूलक रखे हैं जो तनु अम्लों के साथ गैसीय उत्पाद बनाते हैं, या तनु अम्लों के साथ कोई गैस या गैसीय उत्पाद देते हैं। ये तनु अम्लों के साथ गैसीय उत्पाद बनाते हैं। कौन कौन से मूलक इसमें रखे गए हैं? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड और बाइसल्फाइड, नाइट्राइट NO2-, थायोसल्फेट, सल्फाइड और एसीटेट। ये मूलक जो हैं ये तनु अम्लों के साथ कोई गैस या गैसीय उत्पाद बनाते हैं। तनु अम्ल कौन सा? तनु HCl या तनु H2SO4, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, और इसमें मैंने कोई तनु अम्ल डाल दिया, तनु H2SO4 या तनु HCl डाल दिया, तो पहले तो क्या बना लेंगे? H2CO3, और अपन जानते हैं H2CO3 तो स्थायी होता नहीं है, वो आगे टूट जाएगा, आगे अपघटित हो जाएगा। किसमें अपघटित हो जाएगा? CO2 में। तो आपको CO2 मिलेगी, गैस है। अब इसके रंग और इसकी गंध से इसका प्रारंभिक परीक्षण लगा सकते हो। किस रंग की गैस होती है ये? रंगहीन एवं गंधहीन। तो रंगहीन गंधहीन गैस निकलती है। अगर तनु अम्ल डालने पर तो अपन कहते हैं कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट उपस्थित हो सकते हैं, है नहीं, हो सकते हैं। इसी तरह सल्फाइड और बाइसल्फाइड है, इसमें तनु अम्ल डालोगे तो पहले क्या बनेगा? H2SO3, जो आगे
विषमानुपातन के द्वारा, डिसप्रपोर्शनेशन के द्वारा SO2 गैस देगा। और इसमें कैसी गंध आती है? तीक्ष्ण गंध। किसकी तरह? पटाखे यानी आतिशबाजी की तरह, या जले हुए गंधक की तरह। जले हुए गंधक यानी सल्फर को जलाओगे तब यही गैस बनेगी। गंधक के समान तीक्ष्ण गंध आती है इसमें से। तीसरा कौन सा है? NO2 माइनस, नाइट्राइट। क्या बोलते हैं NO2 माइनस को? नाइट्राइट। इसमें तनु अम्ल डालोगे पहले HNO2 बनेगा और HNO2 फिर डिसप्रपोर्शनेट होगा। HNO2 फिर क्या होगा? डिसप्रपोर्शनेट, विषमानुपातन होगा और विषमानुपातन के द्वारा क्या बनाएगा? NO2। वैसे तो NO बनेगी, NO का आगे ऑक्सीकरण हो जाएगा वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा और वो NO में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से आपको NO2 मिलेगी। NO2 क्या होती है? भूरे रंग की गैस होती है। तो इसका प्रारंभिक परीक्षण लग जाएगा। ब्राउन कलर की गैस। फोर्थ देखो इसके बाद, थायोसल्फेट। तनु अम्ल डालेंगे, थायोसल्फ्यूरिक एसिड मिलेगा। गर्म करना पड़ेगा, तब जाकर के बॉईल करना पड़ेगा पानी के साथ, तब जाकर के इसका विषमानुपातन होगा। और इसके विषमानुपातन पे भी आपको क्या मिलेगी? SO2। और इसमें भी जले हुए गंधक के समान तीक्ष्ण गंध आएगी। आतिशबाजी की जैसी गंध होती है ना, ऐसी गंध आती है। नेक्स्ट मूलक कौन सा है इसमें? सल्फाइड। इसमें तनु अम्ल डालेंगे, H2S गैस मिलेगी और इसमें जानते ही हो सड़े अंडे के समान गंध होती है। सड़े अंडे के समान इसमें गंध आती है सल्फाइड में। और एसीटेट, तनु अम्ल डालेंगे तो क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड यहां बन जाएगा ये। और इस एसिटिक एसिड में कैसी गंध आएगी? इस एसिटिक एसिड में कैसी गंध आती है? सिरके के समान गंध। अचार में जैसी गंध आती है ना, ऐसी। अचार की तरह गंध आती है। तो पहला ये, अब इसमें एक कंसेप्ट लगेगा, ये दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल के लवण है ये। दुर्बल अम्ल के लवण में जब आप प्रबल अम्ल डालोगे तो प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल के लवण को विघटित कर देगा, अपघटित कर देगा, तोड़ देगा और प्रबल अम्ल बना देगा। और ये जो आपने डाला ये कैसा अम्ल है? ये प्रबल अम्ल है।
तो दुर्बल अम्ल का लवण है, प्रबल अम्ल डाला, लवण किसका है ये? दुर्बल अम्ल का। ये लवण के रूप में ही रहेंगे, अकेले ऋणायन कभी नहीं रहते, इनके साथ धनायन भी रहेंगे ना, कोई भी कॉपर धनायन, आयरन धनायन, SN 2 धनायन, PB 2 धनायन, कोई भी धनायन होगा ना, धातु का धनायन, इसके साथ लवण होंगे ये। तो ये लवण है दुर्बल अम्ल के। और प्रबल अम्ल मिला दिया तो इधर क्या बन जाएगा? दुर्बल अम्ल बन जाएगा। ये कंसेप्ट लगेगा इन सारी रिएक्शंस में होने में। जैसे ये Na2CO3 या NaHCO3 है या और कोई है, धातु आयन का लवण है, दुर्बल अम्ल का लवण है, प्रबल अम्ल मिलाया, प्रबल अम्ल इसको तोड़ देगा, यहाँ दुर्बल अम्ल बन जाएगा H2CO3, वो आगे टूट जाएगा H2 और CO2 में। तो ये सिद्धांत, ये कंसेप्ट लगेगा इन सारी रिएक्शंस में। उप समूह सेकंड, तो जो समूह ए है उसका दूसरा उपसमूह सेकंड। और इस वर्ग में कौन से मूलक रखे गए हैं जो सांद्र H2SO4 के साथ कोई गैसीय उत्पाद बनाते हैं? इस प्यारे बच्चों, हमें रोज हजारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। उप समूह के मूलक सांद्र H2SO4 के साथ गैसीय उत्पाद बनाते हैं। तो इस उप समूह में जो मूलक रखे हैं वो सांद्र H2SO4 के साथ कोई गैसीय उत्पाद बनाएंगे। कौन कौन से मूलक इसमें रखे गए हैं? एक तो सारे हैलाइड आयन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। नाइट्रेट, नाइट्राइट उसमें था, नाइट्रेट यहां रखा गया है ना। और ऑक्सैलेट और बोरेट। ये जो मूलक हैं ये इसमें रखे गए हैं। किसमें? उपसमूह द्वितीय में। अब जैसे मैं बात करूं यहां फ्लोराइड की, और इसमें डाल देता हूं मैं सांद्र H2SO4, तो क्या बनेगा? HF। और क्लोराइड में डाल देंगे तो क्या बनेगा? HCl। HF की तो कोई विशेष पहचान नहीं है, रंगहीन गंधहीन है। HCl भी रंगहीन गंधहीन है, लेकिन ये अमोनिया के साथ सफेद रंग का धुआं देती है, उससे थोड़ा इसका प्रारंभिक परीक्षण लग जाता है। इसका प्रारंभिक परीक्षण नहीं लगता है HF का किसी भी तरह से, रंग गंध से लगता नहीं है, कोई और परीक्षण है नहीं।
ब्रोमाइड, यहां भी वही कंसेप्ट लग रहा है जो मैंने अभी बताया था कि दुर्बल अम्ल के लवणों को प्रबल अम्ल क्या करेगा, तोड़ देगा, अपघटित कर देगा और दुर्बल अम्ल बना देगा। अच्छा, यहां क्या होगा, यहां पर भी HBr ही बनेगा पहले तो, लेकिन सांद्र पहले तो वही की रिएक्शन होगी जो मैंने बताया था। दुर्बल अम्ल का लवण है, प्रबल अम्ल डाला, HCl H2SO4 टूट गया वो, और एक HBr दुर्बल अम्ल बन गया। HBr एक अच्छा अपचायक है, H2SO4 उसके लिए ऑक्सीकारक का काम करेगा, इनके लिए नहीं करेगा। इनसे दुर्बल ऑक्सीकारक है सांद्र H2SO4, HBr और HI से प्रबल ऑक्सीकारक है। तो बनेगा तो यहां भी पहले HBr ही, लेकिन आगे रेडॉक्स रिएक्शन होगी, कंसंट्रेट H2SO4 यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करेगा और इसको ब्रोमीन में ऑक्सीकृत कर देगा। और किस कलर की गैस होती है ये ब्रोमीन, सब जानते ही हैं, लाल भूरे रंग की गैस या भूरे रंग की गैस। ऐसे ही आयोडाइड लिया आपने, सांद्र H2SO4 डाला, पहले तो वही HI बनेगा, आगे फिर ये कंसंट्रेट H2SO4 इसको ऑक्सीकृत कर देगा, ऑक्सीकारक का काम करेगा आयोडीन में। और बैगनी रंग की वाष्पें बनेंगी जब गर्म करोगे तो। वैसे तो आयोडीन ठोस होता है, इसमें गर्म करने पर बैगनी रंग की क्या बनती हैं, वाष्प। नाइट्रेट लेंगे, सांद्र H2SO4 डालेंगे और यहां पर भूरे रंग की गैस NO2 बनेगी। ब्राउन कलर की गैस बनेगी NO2। ऑक्सैलेट लेंगे, ये जो ऑक्सैलेट है पहले ये ऑक्सैलिक एसिड में टूटेगा H2C2O4 में, और H2C2O4 के लिए सांद्र H2SO4 निर्जली कारक का काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, और पानी निकाल लेगा। और जैसे पानी निकलेगा ये CO में और CO2 में टूट जाएगा। इसको तो जला के देख सकते हो, नीले रंग की लौ के साथ जलता है। और ये कैसी है, रंगहीन गंधहीन गैस है। इसके बाद बोरेट, बोरेट में जब सांद्र H2SO4 डालते हैं तो सफेद रंग की वाष्पें बनती हैं बोरिक अम्ल की। बोरिक अम्ल की क्या बनती हैं, सफेद रंग की वाष्पें। तो एक वर्गीकरण तो ये हो गया समूह ए और उसके दो उपसमूह, उपसमूह फर्स्ट, उपसमूह सेकंड। इसके बाद समूह बी।
इस समूह के जो मूलक हैं वो अम्लों के साथ कोई गैसीय उत्पाद तो नहीं बनाते, पर कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं जिनसे या तो अविलेय उत्पाद बनते हैं, अवक्षेप बनते हैं, या फिर इनमें रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं और उनसे रंग परिवर्तन के द्वारा इनकी पहचान हो जाती है। तो इस समूह के जो मूलक है वो अम्लों के साथ गैसीय उत्पाद नहीं बनाते, लेकिन कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी करते हैं ये जिनसे या तो अविलेय लवण बनते हैं या रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं और उनसे इनकी पहचान हो जाती है। तो ये अम्लों के साथ गैस या गैसीय उत्पाद नहीं बनाते हैं। परंतु कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा, कुछ काय को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा इनकी पहचान करते हैं। अब इनको भी दो जो है उप समूहों में बांट दिया गया है। उप समूह फर्स्ट, इस उप समूह के जो मूलक हैं वो क्या करते हैं, अवक्षेप बनाते हैं, अवक्षेप देते हैं। इस समूह के मूलक जो है अवक्षेप देते हैं, है ना। अपन कोई भी रासायनिक अभिकर्मक डालेंगे उसके साथ ही अवक्षेप बना देंगे, उससे पहचान करेंगे। जैसे कौन से हैं, सल्फेट, फॉस्फेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट। ये अवक्षेप बना देते हैं किसी भी रिएजेंट के साथ, तो उससे पहचान कर लेते हैं। और दूसरे उपसमूह में कौन से मूलक रखे हैं, ये जो इस उपसमूह के मूलक हैं ये रेडॉक्स अभिक्रियाओं द्वारा इनकी पहचान करते हैं, ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं देते हैं। ये रेडॉक्स अभिक्रियाएं देते हैं। कौन से हैं, जैसे MnO4 माइनस और MnO4 2 माइनस। अब ये जब रेडॉक्स अभिक्रिया करेंगे तो इनका अपचयन हो जाएगा, ये ऑक्सीकारक हैं सब। जैसे इसका रंग कैसा होता है, पिंक या पर्पल, रेडॉक्स अभिक्रिया करेगा ये Mn+2 में चला जाएगा
और कैसा हो जाएगा Mn+2 में जाके ये रंगहीन। ये कैसा होता है ग्रीन, ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया करेगा, Mn+2 में चला जाएगा और रंगहीन हो जाएगा। CrO4 क्रोमेट आयन, ये कैसा होता है क्रोमेट आयन, पीले रंग का, और रेडॉक्स अभिक्रिया द्वारा ये क्रोमियम+3 में चला जाएगा और हरे रंग का हो जाएगा। डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन होता है Cr2O7 किस कलर का होता है, ऑरेंज। तो ये सब क्या है, ऑक्सीकारक हैं ये भी ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी ऑक्सीकारक है, ये भी ऑक्सीकारक है। इनमें कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक डाल दोगे, अब बहुत से होते हैं अपचायक, तो H2S है, स्टेनस आयन है, फेरस आयन है, नाइट्राइट है, सल्फाइड है, आयोडाइड है, ये बढ़िया अपचायक है, फेरस आयन है। तो ये सब अपचायक है, तो कोई भी अपचायक डाल दोगे तो इनका अपचयन हो जाएगा और Mn+2 में चला जाएगा। कैसा हो गया ये रंगहीन, तो रंग परिवर्तन के द्वारा पहचान हो जाएगी। यहां भी कोई अपचायक डालोगे Mn+2 रंगहीन हो जाएगा। यहां भी कोई अपचायक डालोगे क्रोमियम+3, ये हरे रंग का होता है जलीय विलयन में। इसमें भी कोई अपचायक डालोगे, ये भी क्रोमियम+3 में चला जाएगा, ये भी हरे रंग का होता है। तो इस तरह से इनकी पहचान अपन कर सकते हैं, प्रारंभिक पहचान कर सकते हैं, प्राइमरी टेस्ट लगा सकते हैं। तो अम्लीय समूह और अम्लीय मूलकों का वर्गीकरण हो गया पूरा। अब इस वर्गीकरण में तो कुछ पहचान तो अपन ने कर ली थी, ये तो प्राइमरी परीक्षण है, ये कन्फर्मेशन नहीं है, निश्चयात्मक परीक्षण नहीं है। तो इनके कन्फर्मेशन टेस्ट लगाते हैं अपन। अब इनके कन्फर्मेशन टेस्ट लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी के उपयोग में लाएंगे, वही विलेयता, रंग परिवर्तन, गंध, इन्हीं से पता लगाएंगे। तो अम्लीय मूलकों का निश्चयात्मक। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। परीक्षण। कन्फर्मेशन टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। इनका कन्फर्मेशन टेस्ट कैसे करेंगे, कन्फर्म नहीं हुए अभी तो अपन ने प्रारंभिक परीक्षण लगाए। तो पहला उप समूह, फर्स्ट, कौन कौन से मूलक हैं, जैसे मैंने बताया था, इसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, नाइट्राइट, सल्फाइड, एसीटेट
और थायोसल्फेट, ये मूलक है। इनके अपन को कन्फर्मेशन टेस्ट लगाने हैं। तो सबसे पहले लगाएंगे अपन किसका? कार्बोनेट यानी CO3 2- और हिंदी में लिख देते हैं कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सामान्यतः रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। हाँ, इनकी विलेयता से जरूर इनका परीक्षण अपन लगाते हैं, इनकी विलेयता देख के, सॉल्युबिलिटी देख के। तो सोडियम का जो बाइकार्बोनेट है उनको छोड़ करके बाकी सारे बाइकार्बोनेट जल में विलय होते हैं। सोडियम का बाइकार्बोनेट जल में आंशिक विलय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट ये कैसा होता है? आंशिक विलय। सोडियम बाइकार्बोनेट को छोड़कर सभी बाइकार्बोनेट जल में विलय होते हैं। और कार्बोनेटों में कई कार्बोनेट हैं जो जल में अविलय होते हैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इनकी जो विलेयता है ये इधर जाने पर घटती है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा मात्रा में घटती है लैटिस एनर्जी की तुलना में। तो ज्यादा मात्रा में घटती है हाइड्रेशन एनर्जी, इसलिए विलेयता घटती है। ये दोनों जल में विलय हैं। ये दोनों जल में विलय हैं और विलेयता इनकी घटती है इधर जाने पर, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी की तुलना में ज्यादा मात्रा में घटती है। और तीनों जल में अविलय हैं। तो ये जल में अविलय है ना, इनका उपयोग करेंगे अपन कार्बोनेट की पहचान करने में। इसके अलावा सिल्वर का कार्बोनेट भी जल में अविलय है। सिल्वर के केवल फ्लोराइड और नाइट्रेट जल में विलय हैं और बाकी सारे लवण सिल्वर के जल में अविलय हैं। तो ये अविलय है, सिल्वर कार्बोनेट भी जल में अविलय है। तो ये कार्बोनेट जल में अविलय है, कौन सा? सिल्वर का। सिल्वर के केवल फ्लोराइड और नाइट्रेट जल में विलय होते हैं, बाकी सारे लवण जल में अविलय होते हैं। AgF
और AgNO3 को छोड़कर सिल्वर के सभी लवण जल में अविलय होते हैं। यहां विलेयता घटने का कारण क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी अधिक मात्रा में घटती है। किसकी तुलना में? लैटिस एनर्जी की तुलना में। तो इसका उपयोग करेंगे अपन अविलेयता का, या अवक्षेप बनाएंगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के कार्बोनेट। इसका उपयोग करके अपन इनमें कार्बोनेट की पहचान करेंगे, बाइकार्बोनेट की पहचान करेंगे। तो सबसे पहले लाइम वाटर टेस्ट। चूने का पानी परीक्षण, लाइम वाटर टेस्ट। कैसे लगाते हैं ये परीक्षण? दोनों ही दे देंगे ये परीक्षण, कार्बोनेट भी देगा, बाइकार्बोनेट भी देगा। आपने क्या किया? कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट लवण लिया, इसमें पहचान करनी है दोनों की। तनु अम्ल डाला आपने, रंगहीन और गंधहीन गैस उत्पन्न होगी CO2। रंगहीन गंधहीन गैस उत्पन्न होती है CO2। इसको क्या करते हैं? चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं। तो चूने के पानी में सफेद रंग का अवक्षेप आ जाता है, या वो दूधिया हो जाता है कोलाइड बनने के कारण। तो ये CO2 को चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं ऑल्टवाइस। ये चूने का पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण इसका कोलाइड बनता है, अम्ल क्षार रिएक्शन होगी, अम्लीय क्षार। और कोलाइड बनने के कारण विलयन कैसा हो जाता है? दूधिया। दूधिया रंग का विलयन हो जाता है। CO2 इसमें ज्यादा मिला दोगे तो पानी तो है ही, फिर ये कार्बोनेट क्या बना लेगा? बाइकार्बोनेट। और मैंने क्या बताया था अभी? बाइकार्बोनेट जल में घुलनशील है, तो ये जो कोलाइड बना वो घुल जाएगा जल में बाइकार्बोनेट बनने के कारण। CO2 क्या करा आपने? यहाँ पर आधिक्य में मिला दिया, मिलाते ही रहे, लगातार प्रवाहित करते ही रहे, रुके ही नहीं। तो विलयन क्या हो जाएगा? रंगहीन। और फिर गर्म कर दोगे, तो गर्म करने पर सभी जो बाइकार्बोनेट होते हैं वो कार्बोनेट में टूट जाते हैं। तो गर्म करने पर ये फिर कार्बोनेट में टूट जाएगा, बाइकार्बोनेट। CO2 निकल जाएगी, फिर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, फिर दोबारा आ जाएगा क्या? दूधिया रंग। तो ये कहलाता है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का चूने का पानी परीक्षण, यानी लाइम वाटर टेस्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रंगहीन जलीय विलयन कहलाता है चूने का पानी। दूसरा परीक्षण इसका लगाते हैं, उसको कहते हैं बैराइटा जल परीक्षण। बैरिटा वाटर
कुछ बेराइटा कह देते हैं, कुछ बेरीटा बोल देते हैं। बेराइटा या बेरीटा वाटर क्या होता है? ये होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। बिल्कुल सेम परीक्षण है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट लिया आपने, तनु अम्ल डाल दिया, CO2 बनेगी जो कि रंगहीन और गंधहीन गैस है। इसमें इस CO2 को आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में प्रवाहित किया। ये है बेराइटा वाटर, बेरीटा वाटर। बेरियम कार्बोनेट का सफेद अवक्षेप आ जाएगा। बेरियम कार्बोनेट का क्या बन जाएगा? सफेद अवक्षेप बन जाएगा। इससे पहचान हो जाएगी इसकी। अब ये दोनों ही परीक्षण दे रहे हैं, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। दोनों में अंतर कैसे करोगे कि कार्बोनेट का कौन सा है, बाइकार्बोनेट का कौन सा है? तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में अंतर। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में कैसे डिस्टिंक्शन करोगे? जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कोई विलयन में दोनों हैं, तो आप कैल्शियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड के द्वारा अंतर कर सकते हो। कैल्शियम क्लोराइड और बेरियम क्लोराइड के द्वारा कर सकते हो। क्या करोगे? कैल्शियम क्लोराइड और या बेरियम क्लोराइड विलयन द्वारा क्या करेंगे? जैसे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट दोनों हैं, तो आपने क्या करा? इसमें कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बन जाएगा। बाइकार्बोनेट तो घुला हुआ रहेगा विलयन में, बनेगा वो भी। अब क्या करोगे? इस अवक्षेप को छान लोगे। छान लेंगे इसको। छानने पर क्या मिलेगा? एक तो आपको ये अवक्षेप तो अलग हो जाएगा, और एक आपको क्या मिलेगा? क्षनित मिलेगा, फिल्ट्रेट। क्षनित में क्या है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। गरम किया इसको, और गरम करने पर क्या मिल जाएगा? फिर कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप। तो अगर ठंडे में ही अवक्षेप बन रहा है या दूधिया रंग का विलयन बन रहा है, तो ये कार्बोनेट को सिद्ध कर रहा है, कार्बोनेट की उपस्थिति को सिद्ध कर रहा है। और जब छानने के बाद जो क्षनित है उसको गर्म करने पर अवक्षेप अगर बन रहा है, तो बाइकार्बोनेट की उपस्थिति सिद्ध कर रहा है। अगर गर्म करने पर कोई अवक्षेप नहीं बने तो केवल कार्बोनेट है। और ठंडे में अगर डाला कैल्शियम क्लोराइड, अवक्षेप नहीं बना, तो बाइकार्बोनेट हो सकता है। तो गर्म करने पर बन गया तो बाइकार्बोनेट है। और पहले ठंडा करने पर या ठंडे विलयन में डालने पर अवक्षेप बना तो कार्बोनेट, और गर्म करने पर भी बन गया तो बाइकार्बोनेट। तो दोनों होंगे। तो इस तरह से दोनों का परीक्षण कर लेते हैं, और दोनों में अंतर करना है तो अंतर भी इसी तरह से कर लेते हैं। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें 18
002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।